चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। उसने टैक्सी में बैठते हुए मेरे हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच भींचते हुए कहा, अच्छा जल्दी फिर मिलेंगे। मैंने कहा, जरूर मिलेंगे, और दूर जाती टैक्सी को देखती रही। उसकी हथेलियों की गर्माहट देर तक मेरे हाथों को सहलाती रही। अचानक वातावरण में गहरे काले बादल छा गए। यह न जाने कब बरस पड़े। बादलों के बरसने और मन के फटने से क्या देर लगती है। न जाने कब की जमी बर्फ पिघलने लगी और मैं हिमशिला से साधारण मानवी बन गई। मुझे पता ही नहीं चला मेरे मन में कब का विलुप्त हो गया प्रेम का उष्ण सोता उफन पड़ा। मेरी उससे पहली पहचान एक सेमिनार के दौरान हुई थी। मुख पर गंभीरता का मुखौटा लगाए मैं अपने में ही सिमटी एक कोने में बैठी थी कि हेलो, मुझे प्रेम कहते हैं। कहते हुए उसका मेरी ओर एक हाथ बढ़ा था। मैंने कुछ कुछ रोष से भरी दृष्टि उस पर उठाई थी। नमस्ते। उसके निश्चल मुस्कुराते चेहरे में न जाने कैसी कशिश थी जो मेरे बाहरी कठोर आवरण को तोड़ अंतर्मन को भेद रही थी। मैं उसके साथ रुखाई से पेश ना आ सकी। फिर धीरे धीरे 3 दिन उसके बिंदास स्वभाव के साथ कब और कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं रहा। मैं उसकी हर अदा पर मंत्रमुग्ध सी हो गई थी। सारे दिनों के साथ के बाद अंत में अब आज विदाई का दिन था। मन में कहीं कहीं गहरे उदासी के बादल छा गए थे। उसने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए मोहक अंदाज में कहा, अच्छा जल्दी ही फिर मिलेंगे। उसके हाथों की उष्णता अब भी मेरे तन बदन को सहला रही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था, क्या मैं वही वंदना हूँ जिसे मित्र मंडली ने हिमशिला की उपाधि दे रखी थी? सही ही तो दी थी उन्होंने मुझे यह उपाधि। जब कभी अकेले में कोई नाजुक क्षण आ जाता, मैं बर्फ सी ठंडी पड़ जाती, मुझ पर कच्छप का खोल चढ़ जाता। पर क्या मैं सदा से ऐसी ही थी? अचानक ही बादलों में बिजली कड़की। मैं वंदना, भोली भाली बिंदास, जिसके ठहाकों से सारी कक्षा गूंज उठती थी। मित्र कहते, छत तोड़ दीवार फोड़ अट्टहास को बिजली की कड़क ने तेज तेज कदम उठाने को मजबूर कर दिया। तेज कदमों से सड़क मापती घर तक पहुंची। हाँफते थके हुए से चेहरे पर भी प्रसन्नता की लाली थी। दरवाजा माँ ने ही खोला था। आ गई बेटी, आ जल्दी कपड़े बदल डाल, देख तो किस कदर भीग गई है। अच्छा माँ, कहकर मैं कपड़े बदलने चली गई। मेरे हाथ सब्जी काट रहे थे पर चारों ओर उसी के शब्द गूंज रहे थे। बधाई वंदना जी, आपके भाषण ने मुझे मुग्ध कर लिया। मन ने चाहा कि गले लगा लूं आपको, पर मर्यादा के चलते मन महसूस कर रह जाना पड़ा। उसके गले लगा लूं के उस भाव ने मेरे होठों पर सलज्ज मुस्कान से ला दी। माँ चौके में खड़ी कब से मुझे देख रही थी पता नहीं, पर उनकी अनबहुई आंखों ने शायद ताड़ लिया था कि कहीं कुछ ऐसा घटा है जिसने उनकी बेटी को इतना कोमल, इतना मसृणीन बना डाला है। मीनू कौन है वह? मैं भावलोक से हड़बड़ा कर कटु यथार्थ पर आ गई। कौन माँ कौन? कोई भी तो नहीं है बेटी, मुझे पता है, मत छिपा। तेरे होठों की मुस्कान, तेरी खोई खोई नजर, तेरा अनमनापन बता रहा है कि आज जरूर कोई विशेष बात हुई है। बेटी, माँ से भी बात छिपाएगी? मैंने झुंझला कर कहा, क्या माँ, कोई बात हो तो बताओ ना। और यह भी क्या उम्र है प्रेम व्रेम के चक्कर में पड़ने की? माँ चुपचाप मेरी ओर निहार कर चली गई। उनकी अनुभवी आंखें सब ताड़ गई थी। मैं दाल धोते धोते विगत में डूब गई थी। कॉलेज से आई ही थी कि माँ का आदेश मिला, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं।
माँ, इसमें तैयार होने की क्या बात है? देखने आ रहे हैं तो आने दो। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। गाय बैल भी क्या तैयार होते हैं अपने खरीदारों के लिए? पिताजी ने कहा। देख लिया अपनी लाडली को? कहा करता था कॉलेज मत पढ़ाओ, पर सुनता कौन है? लो, और पढ़ाओ कॉलेज में। मैंने तैस में आकर कहा, पिताजी, पढ़ाई की बात बीच में कहाँ से आ गई? माँ ने डपटते हुए कहा, चुप रह, बड़ों से जुबान लड़ाती है। एक तो प्रकृति के रूप में कंजूसी की है, दूसरे तू खुद को रानी विक्टोरिया समझती है। जा, जैसा कहा है वैसा कर। इससे पहले मेरे रूप रंग पर किसी ने इस तरह कटु इंगित नहीं किया था। माँ के बोले से मैं आहत हो उनकी ओर देखती रह गई। क्या ये मेरी वही माँ है जो कभी लोगों के बीच बड़े गर्व से कहा करती थी, मैं तो लड़के लड़की में कोई फर्क ही नहीं मानती। बेटी के सुनहरे भविष्य की चिंता करते हुए मैं तो उसे पढ़ने का पूरा मौका दूंगी। जब तक लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी, समाज से दहेज की बुराई नहीं जाने वाली। आज वही माँ मेरे रंग रूप का व्यंग कर रही थी, इसलिए कि मेरा रंग दबा हुआ सांवला है, मेरे बदन के कटावों में तीक्ष्णता नहीं है, मुझे रंग रोगन का मुलम्मा चढ़ाना नहीं आता। आज की चमक दमक के बाजार से इस अन आकर्षण चेहरे की कीमत लगाने वाला कोई नहीं। आज मैं एक बिकाऊ वस्तु हूँ, ऐसी बिकाऊ वस्तु जिसे दुकानदार कीमत देकर बेचता है, फिर भी खरीदार खरीदने को तैयार नहीं। ये सब सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं अपने आप को संयत करते हुए हाथ मुंह धोया, दो चोटियां बनाई, साड़ी बदली और नुमाइश के लिए खड़ी हो गई। दर्शकों के चेहरे मुझे देख बिचक गए। औपचारिकतावश उन्होंने पूछा, बेटी क्या करती हो? जी मैं बीए फाइनल में हूँ। मुझे ऊपर से नीचे तक भेदती हुई उनकी नजरें मेरे जिस्म के आर पार होती रही। मेरे अंदर क्रोध का गुबार सब्र को सहन करती हुई मैं वहां चुपचाप सौम्यता की मूर्ति बनी बैठी रही। एक एक पल एक एक युग सा बीत रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा अदंड उठे कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए, कुछ बाकी ना रहे। अंत में माँ के संकेत ने मेरी यातना की घड़ियों का अंत किया और मैं चुपचाप अंदर चली गई। रुक्मणी, उनकी 2 लाख रुपए नकद की मांग है, क्या करें? अपना ही सोना खोटा है, सिक्का चलाने के लिए उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। पर मैं इतने रुपए कहाँ से? भविष्य निधि से निकालने पर भी तो उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता। माँ ने लंबी सांस भरते हुए कहा, जाने भी दो जी। बीनू के बापू, यही एक लड़का तो नहीं है अपनी बेटी के लिए, कोई और जोड़ीदार मिल जाएगा। फिर तो जोड़ीदार की खोज में आए दिन नुमाइश लगती और इस भद्दे खूब बदसूरत चेहरे पर नापसंदगी के लेबल तक के बाद एक चस्पा कर दिए जाते रहे। लड़के वालों की मांग पूरी करने के सामर्थ्य मेरे पिताजी में ना थी। देखते ही देखते मैंने बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया और माँ के सामने एमए करने की इच्छा जाहिर की। पिताजी तो आपे से बाहर उठे, दोनों हाथ जोड़कर बोले, अब बस कर, बीए पढ़कर तो यह हाल है कि कोई वर नहीं फंसता, एमए करके तो हमारे सिर पर बैठ जाएगी। मेरी आंखों में आंसू झिलमिला उठे। माँ ने मेरी बिगड़ी बात संवारी, बच्ची का मन है तो आगे पढ़ने दीजिए ना, घर बैठकर भी क्या करेगी? रोज ही एक न एक आशा का दीपक झिलमिलाता पर जल्दी बुझ जाता। माँ की उम्मीद चकनाचूर हो जाती। आखिर है तो माता पिता ना, उम्मीद का दामन कैसे छोड़ सकते थे? मैंने अब इस आघात को भी जीवन का एक नित्य क्रिया के रूप में स्वीकार कर लिया था।
पर इस संघर्ष ने मुझे कहीं भीतर तक तोड़ मरोड़ दिया था। मेरी वह खिलखिलाहट, वे छत फोड़, दीवार तोड़ ठठाके धीरे धीरे बीते युग की बात हो गए थे। मेरे विवाह की चिंता में घुलते पिताजी की रोगों से धर दबोचा था। नियम से चलने वाले मेरे पिताजी मधुमेह के रोगी बन गए थे, पर मेरे हाथ में कुछ भी न था। मैं अपनी आंखों के सामने असहाय थी, निरुपाय सी, उन्हें घुलते देखती रहती थी। अपनी लगन व मेहनत से की पढ़ाई से मैं एमए प्रथम वर्ष में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गई। फाइनल में पहुंची कि एक दिन ट्रक दुर्घटना में पिताजी के दोनों पैर चले गए। माँ तो जैसे प्रस्तरशीला हो गई। घर की दोहरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं पिताजी का बेटा भी थी और बेटी भी। मैंने ट्यूशनों की संख्या बढ़ा ली। पिताजी को दिलासा दिया कि जयपुरी कृत्रिम पैरों से वे जल्द ही अपने पैरों पर चलने में समर्थ हो सकेंगे। सब ठीक हो जाएगा। एमए उत्तीर्ण करते ही मुझे कॉलेज में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे जिंदगी ढर्रे पे आने लगी थी। मेरे तनाव कम होने लगे थे। कभी किसी ने मुझसे मित्रता करनी चाही तो भाई या दादा के मुखौटे पे उसे रख कर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। किसी को सहलाती हुई दृष्टि में भी मुझे खोट नजर आने लगता। एक षड्यंत्र की बू सी आने लगता मुझ भद्दी काली लड़की में किसी को भला क्या दिलचस्पी हो सकती है। और उस पर माँ पिताजी की नैतिकता के मूल्य कभी किसी सहकर्मी को साथ ले आती तो पिताजी की आंखों में शक झलमिला उठता और माँ स्वागत करते हुए भी उपदेश देने से नहीं चूकती कि बेटा, बीनू के साथ काम करते हो, बहुत अच्छा, पर बेटा हम जिस परिवार में जिस समाज में रहते हैं उसके नियम मानने पड़ते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं है, पर देखो ना, हम तो पहले ही बेटी की कमाई पर हैं। फिर दुनिया वाले ताने देते हैं कि रोज एक नया छोकरा आता है। बीनू की माँ, बीनू से धंधा करवाती हो क्या? माँ के उपदेश ने धीरे धीरे मुझे कॉलेज में भी अकेला कर दिया। खासकर पुरुष सहकर्मी जब भी देखते उनके मुख पर विद्रूप भरी मुस्कान छा जाती। मुझे माँ पर खीज होने लगती। यह नैतिकता, ये मूल्य मुझ पर ही क्यों आरोपित किए जा रहे हैं? मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? क्या वे आते हैं बेवक्त मेरी सहायता के लिए? बेटी की कमाई का ताना देने वालों ने कितनी थैलियों के मुंह खोल दिए मेरे सामने। एक अकेले पुरुष को तो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये दोहरे मापदंड क्यों? कई बार मन विद्रोह कर उठता था। इन मूल्यों का भार मुझसे नहीं उठाया जाता। सब तोड़ दूं, झटक दूं, तहस नहस कर दूं, पर माँ पिताजी के चेहरों को देख मन मसोच कर रह जाती। वंदना जी, आप हमेशा इतने तनाव में क्यों रहती हो? मैं जानता हूँ कि इस कठोर चेहरे के पीछे स्नेहिल एक दिल छिपा होता है। उसे बाहर लाइए जो सबको स्नेहिल कर दे। वंदना जी, वही बीनू मेरे मुंह से सहसा निकल गया। प्रेम शायद मेरे दिल की बात समझ गया था। बीनू, इस बार दिल्ली आओ तो अपने कार्यक्रम में 4 दिन बढ़ा कर आना। वे 4 दिन मैं तुम्हारा अपहरण करने वाला हूँ। प्रेम की ये रसीली बातें मेरे कानों पर गूंज उठती और मैं अब तक की वितक्तता को भूल जाती। मेरे अंतर की प्रवाह उमड़ पड़ने को व्याकुल हो उठा। उसे अब अपना लक्ष्य चाहिए, प्रेम का सागर। नहीं नहीं, अब वह किसी वर्जना, किसी मूल्य के फेर में नहीं अटकने वाली। वह तो उन्मुक्त पंछी के समान अपने नीड़ की ओर उड़ना चाहती है। कोई तो है इस काले भद्दे चेहरे की छिपी आर्द्रता को अनुभूत करने वाला। आज बादल भी तो कितनी जोर से बरस पड़े हैं। बरसों बरसों न प्रेम घन मेरा पोर पोर भीग जाए,
ऐसा रज बरसो न मेरे प्रेम धन। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।